बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। इंसान का अलमिया ये है कि हम हर बात के मनफी पहलू पर नज़र रखे हुए हैं। कोई जद्दोजहद की भी जाती है तो अपनी ख्वाहिश में, जिसके नतीजे में हम नाकामी के अंधेरों में रहते हैं और इल्ज़ाम देते हैं किस्मत को। बहरहाल मैं एक गहरा सांस लेते हुए कहा, मैं गंगोली चौधरी की कहानी सुनना चाहूँगा जिसे तुम किस्मत का चक्कर कह रही हो। तुम ठीक कहते हो। क्रोशा मेरे चेहरे पर नजर जमाते हुए बोली, गंगोली ने जद्दोजहद तो की, लेकिन तुम्हारे गलत सिमत में, जिसके नतीजे में वो कई सालों अंधेरे में भटक रहा है। मैं खामोशी से इसकी तरफ देखता रहा। मैं उकड़ू बैठे बैठे थक गई थी। इसने मेरे कंधे के साथ टेक लगा ली। क्रोशा ने मुस्कुराकर हमारी तरफ देखा। गंगोली राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरहदी गाँव कंगनपुर नामी कस्बे के एक काश्तकार का बेटा है। ये कस्बा थोड़ा ही आगे है। इस कस्बे से आगे चंबल वैली, जो मध्य प्रदेश में मीलों दूर तक फैली हुई है। चंबल को हिंदुस्तान में डाकुओं की जन्नत कहा जाता है। गंगोली का बाप धर्मेश चौधरी बेटे को आला तालीम दिलवाकर बहुत बड़ा अफसर बनाना चाहता था। गंगोली ने प्राइमरी तक अपने गांव में पढ़ा। मैट्रिक जलवार शहर के हाई स्कूल से पास कर लिया। फिर कॉलेज में दाखिला लेने के लिए इसे दिल्ली भेज दिया गया। धर्मेश चौधरी का भाई रिहाइश पजीर था। धर्मेश चौधरी के पास चंद बीघे जमीन थी। इसने कुनबे के दूसरे अफराद को भी पालना था। सख्त मुशक्कत के बावजूद जमीन की आमदनी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो कस्बे के पंडित दीनानाथ से कर्जा लेता चला गया। इसका ख्याल था कि पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बनेगा तो पंडित की पाई पाई चुका देगा। गंगोली दिल्ली की नेहरू यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में एमए कर चुका था। इस वक्त तक इसके बाप का बाल बाल कर्जे में जकड़ा जा चुका था। मकान और जमीन भी पंडित दीनानाथ के गिरवी थी। कर्जा इतना था कि जमीन और मकान देने के बाद हिसाब चुकता नहीं होता था। ले देकर अपने आप को बचाने की कोशिश की तो गंगोली चौधरी ने औकाब की तरह इसे झपट लिया। इसने पंडित दीनानाथ को मौत के घाट नहीं उतारा। इसकी दोनों टांगे और बाजू काट कर इसे जिंदा छोड़ दिया। हवेली और गोदामों को और खेतों और खलियानों को आग लगा दी और पंडित दीनानाथ की जवान बेटी को लेकर चंबल वैली की तरफ वापस जाने की बजाय राजस्थान की तरफ आ गया। इसने 2 साल से इस इलाके में तबाही फैला रखी है। हर तरफ इसके नाम की दहशत है, जो तुम भी देख चुके हो। तुमने कहा था कि इसके तमाम घर वाले डाकुओं के हाथों मारे गए थे, मगर इसका छोटा भाई चित्रा, मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा, वो इसका भाई नहीं दोस्त है। जो चंबल वैली में इसके हाथ लगा था वो इसे सगे भाइयों की तरह चाहता है, क्रोशा ने जवाब दिया। और पंडित दीनानाथ की वो लड़की, मैंने उलझी हुई नजरों से इसकी तरफ देखा। तुम्हें यकीनन अफसोस होता होगा कि बाप के कर्मों की सजा तुम भुगत रही हो। मैंने कहा था ना कि किस्मत के चक्कर ऐसे ही होते हैं। क्रोशा ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। इसके मन के कर्ब को मैं महसूस कर सकता था। तुमने ठीक कहा था, वो बात जारी रखते हुए बोली। कसूर हमारा अपना होता है और इल्जाम हम किस्मत को देते हैं। हमारी अपनी गलतियां और कोताहियां जिंदगी को मायूसी और नाकामियों के अंधेरे में धकेल देती हैं और ये जिंदगी एक बोझ बनकर रह जाती है। ऐसा नागवार बोझ जिससे पीछा छुड़ा लेने को जी चाहता है। हम जिंदगी को पता नहीं क्या समझते हैं, क्या मफहूम लेते हैं इसका। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, जिंदगी क्या है? क्या ये किसी वजूद का नाम है? फिक्री शौर के तासर का नाम है? जख्म अशक के अनमोल रिश्ते का नाम है? दर्दो करब के इदराक का नाम है? महज एक नाम है या जिंदगी सिर्फ जिंदगी है? जिंदगी तो एक फलसफा है, लेकिन हमारी जात इस सारे फलसफे से रूह गर्दानी करती है। हमारे ख्याल में जिंदगी में अगर बेशुमार खूबसूरत मनाजर हैं तो पहाड़ जैसी मुहेब मुश्किलात का वजूद भी है। हिजर की तमाजत है तो विशाल के साए की अनमोल ठंडक भी है। आहों के बाद कहकहे भी हैं और रंगीनी है तो दर्द का सहरा भी है। लेकिन न जाने क्यों इंसान सब कुछ जानते हुए भी इसे तस्लीम नहीं करता। फूल देखता है तो इसके कांटों की चुभन महसूस नहीं करता। तड़पता है तो करार के लम्हों को याद नहीं करता। बस खुश फहमी के शराब के पीछे दौड़ दौड़ कर सुकून तलाश करता रहता है। हत्ता के वक्त का बेरहम चक्कर इसके टुकड़े टुकड़े करके इसे जमीन में दफन कर देता है। मैं खामोश होकर क्रोशा की तरफ देखने लगा। इसकी नजरें पहले ही मेरे चेहरे पर मरकूज थीं और मैंने महसूस किया था कि इसकी आंखों में उलझन के तासरात बढ़ते जा रहे थे। तुमने भी आंखों में जिंदगी के बहुत से ख्वाब सजाए होंगे जो तुम्हारे बाप की हवस की नजर हो गए। तुमने अपने हसीन सपनों की ऐसी भयानक ताबीर का तो तसव्वुर भी नहीं किया होगा, लेकिन ये तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर नहीं है। तुम अभी जिंदा हो, तुम में अभी जिंदगी है, पर तुम मायूस हो रही हो और
मायूसी जिंदगी को घुन की तरह खा जाती है। अगर जिंदगी को वाकई मायूसी की दीमक लग जाए तो इसकी बुनियादें खोखली हो जाती हैं और वो मलबे का ढेर बन जाती है, मगर तुम अपनी जिंदगी को मलबे का ढेर नहीं बनने दोगी। तुम्हें ये फिक्र तो है कि गंगोली चौधरी बिमला को भी बर्बाद ना कर डाले, लेकिन अपने बारे में सोचते हुए क्यों डरती हो? मेरे अंदर अब क्या रह गया है? क्रोशा ने जवाब दिया, मैं तो पहले ही मलबे का ढेर बन चुकी हूँ, खंडर हो गई हूँ। इमारत में दरारें जरूर पड़ गई हैं, मगर इसकी बुनियादें बहुत मजबूत हैं। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। वादा करो कि तुम इन बुनियादों पर जिंदगी की एक खूबसूरत और मजबूत इमारत तामीर करोगी। वादा करो कि जब हम इस जंगल से निकलेंगे तो अकेले नहीं होंगे, तुम हमारे साथ होगी। मैंने इसका हाथ सहलाते हुए नजरें इसके चेहरे पर जमा दी। जिंदगी में पहली मर्तबा किसी ने मुझसे ऐसी बातें की हैं। वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, क्या तुम समझते हो कि? हाँ, मैं समझता हूँ कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने इसकी बात काट दी। वहशियों के इस गौल से निकलने के बाद तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। मैं क्रोशा का हाथ बदस्तूर सहला रहा था। इस पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो रही थी, आंखों में सुर्खी फैल रही थी और मैं और बिमला देर तक आहिस्ता आहिस्ता बातें करते रहे। बिमला बातें करते करते सो गई। मैं कुछ देर तक अंधेरे में इधर उधर देखता रहा, फिर आंखें बंद कर ली। मुझे अंदाजा नहीं कितनी देर सोया होगा कि एक चीखती हुई आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैंने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा। एक आदमी जंगल की तरफ से दौड़ता हुआ आ रहा था और वो चीख चीख कर कह रहा था, चौधरी चौधरी, पुलिस हमें घेर रही है। कृष्णा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। कैंप में खुलबली सी मच गई। गंगोली चौधरी के ओंगते हुए सारे आदमी जाग गए और राइफलें संभाले इधर उधर दौड़ने लगे। गंगोली भी चट्टान की खो से बाहर आ गया। इसके हाथ में भी राइफल थी। वो एक तरफ दौड़ते हुए अपने आदमियों को अहकामात जारी करने लगा और फिर इसी वक्त जंगल फायर की आवाज से गूंज उठा। इस सिंगल शॉट के साथ एक खौफनाक इंसानी चीख भी सुनाई दी। वो गंगोली कृष्णा नामी इस आदमी की चीख थी जो कैंप से तकरीबन 100 गज आगे पहरे की ड्यूटी पर था और पुलिस के हाथ लग गया था और शायद इसने भागने की कोशिश की होगी। पुलिस ने इसे उड़ा दिया था। गंगोली चौधरी, मेगाफोन पर एक भारी आवाज सुनाई दी जिसे पहचानने में मुझे दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो इंस्पेक्टर विनोद पांडे था। वो कह रहा था, गंगोली चौधरी, तुम लोग चारों तरफ से घेरे में आ चुके हो। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं तुम्हें 3 मिनट की मोहलत देता हूँ, इसके बाद फायर खोल दिया जाएगा। गंगोली चौधरी ने जवाब नहीं दिया। इसके आदमी पोजीशन लेने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे और वो खुद एक बहुत बड़े पत्थर की आड़ में पोजीशन ले चुका था। इसकी पिछली तरफ नदी थी और गुंजान दरख्तों के साथ कद आदम झाड़ियां और पौधे भी थे। मैं बुरी तरह गड़बड़ाया हुआ था। बिमला भी जाग गई थी। इसका चेहरा धुआं हो रहा था और वो मुझसे लिपट गई थी। खौफ के बायस इसके बदन में हल्की सी कपकपाहट थी। मेरे पास सिर्फ खंजर था, लेकिन जाहिर है इस मौका पर खंजर काम नहीं दे सकता था। मैं किसी महफूज जगह की तलाश में इधर उधर देख रहा था। इसी दौरान नारायण एक तरफ से दौड़ता हुआ नजर आया। वो बेहद खौफजदा था। इसने एक जगह रुक कर इधर देखा। ये मेरी बातों का अच्छा असर था या कुछ और के इसने बेखुदी ही तारी होने लगी थी। मैं कुछ और कहना चाहता था कि चट्टान की तरफ से एक वहशी की आवाज सुनाई दी, ए क्रोशा, चौधरी बुलावत है तेरे को, जा इसके पास, वो कलप रहा है। मैं चलती हूँ। क्रोशा ने आहिस्तगी से अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिया। इसी दौरान नारायण एक तरफ से दौड़ता हुआ नजर आया। वो बेहद खौफजदा था। इसने एक जगह रुक कर इधर उधर देखा और फिर दौड़ता हुआ चौधरी के करीब पहुंच गया। मुझे बचा लो चौधरी, वो गगियाया। पुलिस ने मुझे यहाँ देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डरता है बुज़दिल हरामी। गंगोली चौधरी दाड़ा, अबे हरामी, पुलिस तेरी वजह से यहाँ आई है। अगर तू इस लौंडे को साथ लेकर न आता तो पुलिस इधर का रुख न करती। मगर डरो नहीं, मैं तुम्हें पुलिस के हाथों नहीं लगने दूंगा। चौधरी ने राइफल सीधी करके ट्रैगर दबा दिया। गोली नारायण की खोपड़ी में लगी और वो आवाज निकाले बगैर ढेर हो गया। अरे ओ चित्रा, चौधरी की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। इस छोकरी और लौंडे का ध्यान रखियो। लौंडा भागने की कोशिश करे तो उड़ा देना साले को। चित्रा दौड़ता हुआ हमारे करीब पहुंच गया और हम दोनों को राइफल की जद पर ले लिया। मैं दरख्त से टेक लगाए खड़ा था और बिमला मुझसे लिपटी थर थर कांप रही थी। मैं इधर उधर देख रहा था। हम यहाँ बिल्कुल महफूज नहीं थे। अगर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती तो हम जद में आ सकते थे। इंस्पेक्टर विनोद पांडे की दी हुई मोहलत खत्म हो गई। इसने मेगाफोन पर एक बार फिर वार्निंग दी और इसके 1 मिनट बाद फायर खोल दिया। फायरिंग की आवाजों से जंगल गूंज उठा। मैं बिमला को अपने साथ लिपटाए दरख्त की आड़ में हो गया। गंगोली चौधरी के आदमी भी जगह बदल बदल कर फायरिंग कर रहे थे। हमसे चंद कदम के फासले पर एक दरख्त की आड़ में खड़ा चित्रा भी फायरिंग कर रहा था। वो बार बार हमारी तरफ भी देख रहा
रहा था। मैं अगर बिमला के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता तो वो हमें गोलियों से छलनी कर देता। इसी वक्त क्रोशा भी दौड़ती हुई वहाँ पहुँच गई। इसके हाथ में भी राइफल थी। चित्रा वो चीखी, इन लोगों को मैं देखती हूँ, तुम रघु की तरफ जाओ। इस तरफ पुलिस वाले पौधों में छुपकर आगे बढ़ रहे हैं। चित्रा दौड़ता हुआ दूसरी तरफ चला गया। क्रोशा ने सामने गुंजान दरख्तों की तरफ एक भ्रष्ट मारा, मोहतात निगाहों से इधर उधर देखा और नेकर की जेब से रिवाल्वर निकालकर मेरी तरफ उछाल दिया। ये वही रिवाल्वर था जो मुझसे छीना गया था। चट्टान की पिछली तरफ निकल जाओ, क्रोशा ने मेरी तरफ देखते हुए चीख कर कहा। वहाँ ऐसी जगहें हैं जहाँ तुम महफूज रह सकोगे और तुम, मैंने झुककर रिवाल्वर उठाते हुए कहा, तुम भी हमारे साथ चलो, ये बेहतरीन मौका है, इससे फायदा उठाओ। मेरी फिक्र मत करो, तुम लोग निकल जाओ, जल्दी करो, क्रोशा चीखी। जिद मत करो क्रोशा, मैंने भी चीख कर कहा, ये बेहतरीन मौका है, हमारे साथ चलो। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। क्रोशा दाढ़ी, बिमला को लेकर निकल जाओ, बहस में वक्त जाया मत करो। वाकई बहस बेकार थी। मैंने आखिरी बार क्रोशा की तरफ देखा और बिमला का हाथ पकड़कर चट्टान की तरफ दौड़ लगा दी। चट्टान की दूसरी तरफ घूमने से पहले मैंने मुड़कर देखा, क्रोशा भी अपनी जगह छोड़कर दूसरी तरफ दौड़ी जा रही थी। ये चट्टान ना तो ज्यादा ऊंची थी और ना ही ज्यादा लंबी चौड़ी। इसकी पिछली तरफ बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे और जमीन हमवार नहीं थी। छोटे बड़े लातादाद खड्डे थे। मैं बिमला का हाथ पकड़े एक तरफ दौड़ता रहा। बिमला पर दहशत तारी थी, वो बार बार लड़खड़ा रही थी। अगर मैंने इसका हाथ ना पकड़ रखा होता तो वो एक बार गिरने के बाद दोबारा ना उठ पाती। हम चट्टान के ऊपर से घूमकर दूसरी तरफ आ गए। इस तरफ झाड़ियों और पौधों का सिलसिला शुरू हो गया था। दरख्तों की भी बहुत बहुतात थी। बिमला का पैर झाड़ियों में उलझा और वो लड़खड़ा गई। इसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया और वो चीखती हुई झाड़ियों में गिरी। मैं इसे उठाने के लिए झुका ही था कि कई सुनसनाती हुई गोलियां हमारे सरों के ऊपर से गुजर गई। मैं बिमला के ऊपर गिर गया और इसे साथ लेकर और लौट लगाता हुआ नशीब की तरफ लुढ़कता चला गया। चंद मिनट तक मैं बिमला का हाथ पकड़े बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा, फिर इसे वहीं रुकने का इशारा करके झाड़ियों की आड़ में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। वो रघु था जिसने गुज़श्ता रात क्रोशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। वो एक बड़े पत्थर की आड़ में खड़ा पुलिस वालों पर फायर कर रहा था, मगर इस तरफ हमें दौड़ते देखकर इसने हम पर भी फायर खोल दिया था। झाड़ियों की आवाज सुनकर वो एक बार फिर मुड़ा। इसने मुझे देख लिया, मगर इससे पहले कि वो राइफल सीधी करता मैंने रिवाल्वर का ट्रिगर दबा दिया। गोली इसकी हंथली की हड्डी के करीब लगी। वो चीख कर लड़खड़ाया तो मैंने दूसरा फायर कर दिया। ये गोली इसके सीने में लगी और वो गिरकर झाड़ियों में लुढ़कता हुआ दूसरी तरफ नदी में जा गिरा। मैंने बिमला को इशारा किया, वो रेंगती हुई मेरे करीब आ गई। मैं इसका हाथ पकड़े एक बार फिर झुकता हुआ दौड़ने लगा। मैं इस कोशिश में था कि या तो ऊपर से घूमकर पुलिस पार्टी की तरफ निकल जाऊं या किसी और जब महफूज जगह की तरफ, लेकिन बदकिस्मती से हम इस वक्त पुलिस और गंगोली चौधरी के आदमियों के घेरे में थे। पत्थरों की दूसरी तरफ पहुंचते ही गंगोली के एक और आदमी से मुठभेड़ हो गई। हम अचानक ही एक दूसरे के सामने आए थे। इसके हाथ में राइफल थी और इसे फायर करने का मौका नहीं मिला था। ताहम इसने राइफल को लाठ की तरह उठाकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। मैंने बिमला का हाथ छोड़कर बड़ी तेजी से इसके पेट में सर की टक्कर रसीद कर दी। इसके मुंह से ओह की आवाज निकली। मैं इसे धकेलता हुआ दूर तक ले गया और फिर इसे दोनों टांगों से गिरफ्त में लेकर ऊपर उठाया, अपने पीछे उछाल दिया। वो सर के बल गिरा। इसके मुंह से चीख निकल गई। इसने बड़ी फुर्ती से संभलने की कोशिश की थी, लेकिन इस मर्तबा मैंने इसे कोई मौका नहीं दिया और रिवाल्वर का ट्रिगर दबा दिया। गोली इसकी खोपड़ी में लगी। मैंने बिमला का हाथ पकड़कर एक बार फिर एक तरफ दौड़ लगा दी। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। वक्फे वक्फे से इंसानी चीखों की आवाजें भी गूंज जाती। गंगोली चौधरी के 2 आदमी तो मेरे हाथों मारे गए थे, कम से कम 3 आदमी पुलिस के हाथों मारे गए थे। पुलिस के भी कुछ आदमी जख्मी या हलाक हुए थे, क्योंकि इस तरफ से भी चीखों की आवाजें सुनाई दी थी। मैं बिमला को पकड़े तेजी से एक तरफ दौड़ता रहा। बिमला एक बार फिर ठोकर खाकर गिरी। इस मर्तबा इसके मुंह से निकलने वाली चीख कुछ ज्यादा ही खौफनाक थी और गालबन चीख की आवाज सुनकर ही एक दरख्त के पीछे खड़ा हुआ चित्रा हमारी तरफ मतवज्जो हुआ था। हमें देखकर चित्रा की आंखों में वहशत सी भर गई। इसने राइफल का रुख हमारी तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। उसे मैं बिमला के साथ एक तरफ लौट ना लगा देता तो हम दोनों के जिस्म छलनी हो जाते। चित्रा की राइफल खाली हो गई। इसने राइफल एक तरफ फेंक दी और खंजर निकालकर मेरी तरफ लपका। इसका ख्याल था कि मैं निहत्था था। मैं इस वक्त बिमला के करीब पुश्त के बल पड़ा था। चित्रा ने खंजर वाला हाथ उठाकर खूंखार भेड़िए की तरह मेरे ऊपर छलांग लगा दी। मैंने बड़ी फुर्ती से बिमला को परे धकेल दिया और रिवाल्वर वाला हाथ उठाकर ट्रिगर
दबाता चला गया। मुझ तक पहुंचने से पहले 3 गोलियां चित्रा के सीने में पेवस्त हो गईं और वो चीखता हुआ ढेर हो गया। मैंने भी बड़ी फुर्ती से एक तरफ लौट लगा दी थी। चित्रा खत्म हो गया था, वो चित्रा जिसे पुलिस से छुड़ाने के लिए गंगोली चौधरी ने 13 बेगुनाह स्याहों को अगवा किया था और 3 दिन में कम से कम 6 अफराद को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। इत्तेफाक से वो मेरे हाथों अपने अंजाम को पहुंच गया था। मैं बिमला का हाथ पकड़कर फिर एक तरफ दौड़ा। बिमला बुरी तरह हाँप रही थी। मैं इसे खींचता हुआ दौड़ रहा था। एक जगह पहुंचकर मैं रुक गया। आगे पत्थरों की दूसरी तरफ वो नदी थी जो कुछ दूर जाकर तालाब में गिरती थी। पत्थरों की दूसरी तरफ से गंगोली और क्रोशा के जोर जोर से बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं बिमला को छोड़कर आगे बढ़ा और पत्थर की दूसरी तरफ झांकने लगा। वो दोनों तकरीबन 10 फुट नशीब में थे और वो मंजर बड़ा खौफनाक था। गंगोली चौधरी ने क्रोशा को राइफल की जद पर ले रखा था। करीब ही एक लाश पड़ी थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है चौधरी, क्रोशा चीख रही थी। इस वक्त तुम्हें आदमियों की जरूरत है और तुम अपने ही आदमियों को मौत के घाट उतार रहे हो। तुम जानती हो गद्दारों से मुझे कोई हमदर्दी नहीं, चौधरी ने जवाब दिया। ये भंडारी भी पुलिस को रात के अंधेरे में यहाँ लेकर आया था। मैंने इसे गद्दारी की सजा दी है और तुम। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, तुम भी गद्दार हो। तुमने इस छोकरी और इसके आशिक को फरार होने का मौका दिया। तुम्हें भी गद्दारी की सजा मिलेगी। चौधरी, मैं चीखा, राइफल फेंक दो, तुम मेरी जद पर हो। चौधरी तेजी से मेरी तरफ घूमा। मैंने रिवाल्वर का ट्रिगर दबा दिया। ठक की आवाज निकल कर रह गई। रिवाल्वर खाली हो चुका था। चौधरी ने राइफल का ब्रस्ट मारा। मैंने बड़ी फुर्ती से एक तरफ गिरकर अपने आप को बचाया और फिर दूसरे ही लम्हे क्रोशा की भयानक चीख और दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। मैंने पत्थर की आड़ से झांक कर देखा तो कलेजा मुंह को आता हुआ महसूस हुआ। क्रोशा गोलियों से छलनी हो चुकी थी। वो खून और कीचड़ में लत-पत तड़प रही थी। गंगोली चौधरी वहां से भाग रहा था। मैंने इस ढलान पर छलांग लगा दी। वो जगह ऐसी थी कि दाएं बाएं बड़े बड़े चौड़े पत्थर थे जिनके अंदर से नदी का पानी रिस रहा था और सामने गुंजान दरख्त थे। फायरिंग से बचने के लिए ये महफूज तरीन जगह थी और इसीलिए गंगोली चौधरी ने यहाँ मोर्चा लगा रखा था, लेकिन मेरी वजह से इसे यहाँ से भागना पड़ा था। गंगोली चौधरी वाकई इंसान नहीं, भेड़िया था। मेरे सामने वो अब तक अपने ही 3 आदमियों को मौत के घाट उतार चुका था। पहला रामू जिसने बिमला के साथ दस्तराजी की कोशिश की थी। दूसरा भंडारी जो इसके कहने के मुताबिक पुलिस को यहाँ लाया था, इसकी लाश भी मेरे सामने पड़ी थी। और तीसरी क्रोशा जिसका जुर्म यह था कि इसने मुझे और बिमला को इनके चुंगल से निकलने में मदद दी थी। मैं दौड़कर क्रोशा के करीब पहुंचा। वो कीचड़ और खून में लथपथ थी। सारी गोलियां इसके पेट में लगी थी। खून की धारें बह रही थी। इसकी आंखें बंद थी, लेकिन सीने का 0 बम बता रहा था कि वो अभी जिंदा थी। क्रोशा, क्रोशा, आंखें खोलो। मैंने इसके कंधे पर हाथ रख दिया। इसी लम्हे पीछे आहट सुनकर मैं तेजी से मुड़ा। वो बिमला थी जो ढलान पर घिसटती हुई नीचे आ रही थी और फिर क्रोशा को देखकर इसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। ये क्या हुआ? वो मुश्किल बोल सकी। इसे हमारी मदद करने की सजा भुगतनी पड़ी है, मैंने जवाब दिया। चौधरी ने इसे महज इसलिए गोलियों से छलनी कर दिया कि इसने हमें भागने में मदद दी थी। ये जिंदा है। बिमला ने इसके सीने पर हाथ रख दिया। क्रोशा ने आंखें खोल दी। बेपनाह करब था इन आंखों में। वो चंद लम्हे हमारी तरफ देखती रही। शायद इसे पहचानने में दुश्वारी पेश आ रही थी और फिर इसके होंठों पर बहुत खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। इसने बड़ी मुश्किल से अपना एक हाथ उठाकर बिमला के हाथ पर रख दिया। जाओ। इसके होंठ कपकपाए और फिर वो खामोश हो गई। इसने एक बार फिर बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा और आंखें बंद कर ली, कभी न खोलने के लिए। मैंने क्रोशा का हाथ उठाकर आहिस्तगी से इसके पहलू में रख दिया। बिमला ने बड़ी मुश्किल से इसके सीने पर से हाथ हटाया था। खौफो दहशत से इसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों से आंसू बहने लगे थे। बिमला कई रोज से गंगोली चौधरी जैसे वैश्यों के जाल में फंसी हुई थी और वो क्रोशा ही थी जो अब तक इसे बचाए हुए थी और बिमला को बचाने के लिए ही इसने अपनी जान दे दी थी। मुझे भी क्रोशा के इस तरह मरने का बहुत अफसोस था। अगर वो इस वक्त हमारे साथ भाग निकलती तो हम यकीनन इस जंगल से निकलने में भी कामयाब हो जाते और मुझे यकीन था कि क्रोशा एक नई और खुशगवार जिंदगी के रास्ते पर भी गामजन हो सकती थी। लेकिन शायद ये सब कुछ इसकी किस्मत में नहीं था। इसने ठीक ही कहा था, किस्मत का चक्कर भी बड़ा अजीब होता है। तड़तड़ाहट की आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। हमारे सामने दरख्तों में फायरिंग हो रही थी। सामने से इस पनाहगाह से निकलना मुमकिन नहीं था। हम क्रॉस फायरिंग की जद में आ सकते थे। मैं बिमला का हाथ पकड़कर ढलान पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर मुझे अचानक ये ख्याल आया कि मेरा रिवाल्वर तो खाली
हो चुका है, मुझे क्रोशा की राइफल उठा लेनी चाहिए थी। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, मैंने बिमला से कहा और दोबारा ढलान पर उतरने के लिए मुड़ा ही था कि चौधरी का एक आदमी किसी तरफ से दौड़ता हुआ वहाँ पहुँच गया। मैंने मुड़कर बिमला का हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ दौड़ लगा दी। अब मेरा वहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं था। मैं बिमला का हाथ पकड़े दौड़ता रहा और फिर हमें रुक जाना पड़ा। हमारे रास्ते में हायल वो नदी 4-5 फुट से ज्यादा चौड़ी नहीं थी। मैं तो आसानी से छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंच सकता था, लेकिन बिमला के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ हिम्मत सिंह, बिमला ने कहा। वो बुरी तरह हाँप रही थी और इसके मुंह से कफ बह रहा था। इससे अपने कदमों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। हम इस जगह से बहुत दूर निकल आए थे। पुलिस ने गंगोली चौधरी के कैंप को घेरे में ले रखा था और मेरे ख्याल में किसी के भी जिंदा बच निकलने का इम्कान नहीं था। फायरिंग की आवाजें काफी दूर थी और मेरे ख्याल में चंद मिनट रुक जाने में कोई मजायका नहीं था। मैंने बिमला का हाथ छोड़ दिया। वो बात से नीचे बैठ गई। इसने दोनों हाथ आगे जमीन पर टिका लिए। इसका सांस धूकनी की तरह चल रहा था। मैं इसके करीब खड़ा मोहतात नजरों से चारों तरफ देखता रहा। तकरीबन 10 मिनट बाद बिमला अपनी हालत पर काबू पा सकी थी। इसने शिकम शेर होकर पानी से नदी से पानी पिया और उठकर खड़ी हो गई। इसकी टांगों में अब भी हल्की सी कपकपाहट थी। मैंने भी पानी के चंद घूंट पिए और आगे रवानगी के लिए तैयार हो गया। नदी का पानी शफाफ था। इसकी तह में पत्थर नजर आ रहे थे। गहराई 2.5-3 फुट के करीब थी। पानी का बहाव भी किसी कदर तेज था और बिमला नदी में उतरते हुए डर रही थी। अगर तुम पानी में नहीं उतरना चाहती तो नदी पार करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैंने कहा। क्या? बिमला ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। ये इसके सिवा और कोई चारा नहीं, मैंने ये कहते हुए बड़ी फुर्ती से झुककर बिमला को गोद में उठा लिया। बिमला के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मेरा एक हाथ इसकी टांगों के नीचे और दूसरा गर्दन के नीचे था। इसकी शर्ट के बटन टूटे हुए थे और इसके अंदर की तस्वीर मेरे दिमाग में सनसनाहट सी पैदा करने लगी। बिमला ने एक हाथ मेरी गर्दन पर डाल दिया और दूसरे हाथ से कमीज के गिरेबान के दोनों हिस्से पकड़कर मेरी नजरों के सामने पर्दा डाल दिया। मैंने इसकी आंखों में झांका। बिमला की आंखों में एकदम सुर्खी के डोरे तैरने लगे थे और चेहरे पर सुर्खी फैल गई थी। मैं बड़ी एहतियात से नदी में उतर गया। किनारे के करीब तो पानी वाकई 2.5-3 फुट गहरा था, लेकिन दरमियान में पानी मेरी कमर तक पहुंच गया और बिमला भी भीग गई। पानी की रवानी खासी तेज थी। 2-3 मरतबा मेरे कदम लड़खड़ाए थे। एक मरतबा तो मैं गिरते गिरते बचा था। दूसरे किनारे के करीब पहुंचकर मैंने बिमला को किनारे की घास पर डाल दिया। वो फुर्ती से उठकर खड़ी हो गई और एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। नदी का किनारा आमूदी था। मैं इसका हाथ पकड़कर बाहर निकल आया। यहाँ भी हमें इस वक्त तक खड़े रहना पड़ा जब तक हमारे कपड़ों से पानी नुचड़ना बंद नहीं हो गया और फिर हम तेजी से एक तरफ चलने लगे। बिमला का अपने आप पर एतमाद बहाल हो रहा था और वो भी मेरे साथ तेज कदम उठाते हुए चल रही थी। अकब में फायरिंग की आवाजें दूर होती जा रही थी। ये मार्का सुबह 6 बजे के करीब शुरू हुआ था। अब सूरज सवा नेजे पर आ रहा था और ये मार्का अभी तक जारी था। गंगोली चौधरी के आदमियों के पास वाफर मिकदार में असलहा मौजूद था। 500 गोलियां तो कल ही नारायण ने लाकर दी थी और लगता था कि पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते दौड़ते हुए हम वहां से बहुत दूर निकल आए थे। फायरिंग की इक्का दुक्का आवाजें अब भी हम तक पहुंच रही थी और वो बहुत दूर की आवाजें थी। इस जगह दरख्त छिदरे थे, लेकिन झाड़ियां और चौड़े पत्तों वाले पौधे बकसरत थे। कहीं कहीं तो ये पौधे इतने गुंजान थे कि हमें रास्ता बनाने में भी खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। दोपहर हो गई। सूरज हमारे सरों पर चमक रहा था। बिमला थक गई थी। वो एक बार फिर लड़खड़ाने लगी थी। प्यास की शिद्दत से इसका भी बुरा हाल हो रहा था और मेरे हलक में भी कांटे चुभने लगे थे। इस नदी के बाद से हमें कहीं ना तो कोई और नदी मिली थी और ना ही किसी जगह जोहड़ या तालाब की सूरत में पानी का जखीरा नजर आया था। अगरचे भूख से भी पेट में गिरहें सी पड़ने लगी थी, मगर प्यास की शिद्दत ने ज्यादा बेचैन कर रखा था। मजीद 1 घंटा चलते रहने के बाद बिल आखिर हम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां दरख्तों के झुंड की दूसरी तरफ एक लंबे चौड़े गड्ढे में पानी नजर आ गया। ये बारिश का पानी था जो इस गड्ढे में जमा था। दूसरे किनारे पर 2 हिरन पानी पी रहे थे जो हमें देखकर वहां से भाग गए। धूप में होने की वजह से पानी गर्म था, लेकिन बहरहाल प्यास तो बुझ सकती थी। अजीब सितम ज़रीफी थी। जिस जोहड़ से जंगली जानवर पानी पीते थे, इससे हम अपनी प्यास बुझा रहे थे। पानी पीकर हम जोहड़ से चंद गज दूर दरख्तों के साये में आ गए। बिमला घास पर लेट गई। गहरे सांस लेने से इसके सीने का जीरो बम बड़ा दिल फरेब नजर आ रहा था। इससे ध्यान हटाने की कोशिश करते हुए मेरी नजरें एक बार फिर जोहड़ की तरफ उठ गईं और इस मर्तबा मैं बुरी तरह चौंक गया।
शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।